खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे यही बात आपसे भी जानना चाहूँगा। हम कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पाकिस्तान और ईरान आगे बढ़कर नई राहें तलाश कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? और लास्ट जो पॉइंट मसूद साहब का था कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें ये जो हमने डिप्लोमेसी दिखाई है, तो इस्लामाबाद को जनीवा का मुतबादल बना दें इन तमाम इलाके के ममालिक के लिए। जी, आज ईरान के सदर का जो दौरा है वो उन्होंने वैसे तो खुद कहा कि ईरान के जो रूहानी लीडर हैं मुश्तबा खामनई, उनकी हिदायत थी कि वो पाकिस्तान खुद जाएं और जाकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। हालांकि आप हम सबको मालूम है कि आज 7 मुहर्रम है, लेकिन उसके बावजूद वो तशरीफ लाए। और ये जो अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नई बेहतरी आई है, उसमें एक तो वाज़े है कि इसका जिक्र भी हुआ है कि तवानाई के मामले में, तेल और गैस दोनों के मामलात में पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो अपने एक नया अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो पुरानी पाइपलाइन थी गालिबन वो भी उजलत में किया गया था 2012 में मुआहिदा, उसके बारे में एक जो है वो आर्बिट्रेशन भी चल रही है। उसको खत्म करके एक नया मुआहिदा करें, एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा करें, तेल के लिए भी, गैस के लिए भी, गैस पाइपलाइंस के लिए भी। लेकिन ईरान ने अपने ऊपर जो उनके ऊपर मुआशी पाबंदियां रही हैं कई दिहाइयों से, उसके बाद बाज मामलात में बहुत अच्छी सनती महारत हासिल की है, जिसमें एक जो है वो उनकी जो स्टील की सनत है वो बहुत एडवांस है, और बल्कि पूरी दुनिया में वो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट करते रहे हैं। उनसे भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमें जो ज्यादा ईरान से यही सीखना है कि उन्होंने अपने ऊपर इन्हिसार करके, खुद इन्हिसारी के जरिए किस तरह जो है अपनी ये एक महारत हासिल की। और आज का जब दौर है, जब टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ईरान से ये भी सीख सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से पहले आई थिंक जिस पर फौरी फोकस होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हम ईरान से जो मूवमेंट होनी है, लोगों को भी, एशिया की भी, एनर्जी की भी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फौरी तौर पर बिल्ड होना चाहिए। क्योंकि वो हमारा जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो बिल्कुल लक व दक सहरा है। अगर आप आज वहां जाएंगे तो मालूम होगा। कोयटा ताफ्तान का जो राब्ता है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है, रेल लिंक भी, और जो रोड लिंक्स हैं, गवादर का जो ऊपर लिंक है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। पाकिस्तान के अंदर भी करने की चीजें, लेकिन ईरान के साथ जो ताल्लुकात की बेहतरी आई है, सबसे आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तवीलुल मुद्दती अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होनी चाहिए। एक तो ये है। आखिरी बात जो थोड़ी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, इसका जिक्र सरदार साहब ने भी किया, वो ये है कि अब जो अरब ममालिक हैं खलीज फारस में और ईरान इटसेल्फ है, अब एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा। और वो मसलन यहाँ पाकिस्तान की जरूरत होगी, और हमें इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान एक पीस पैक्ट हो, या जिसे नो वॉर पैक्ट कहते हैं, कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर हमला आवर नहीं होंगे। अगर हमारे कोई ग्रीवेंसेस भी होंगे तो उसका कोई फोरम होगा जहां हम लेकर जाएंगे। उससे भी जो है एक स्टेबिलिटी आएगी। और पाकिस्तान की जो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुसल्मा हैसियत कायम हुई है सफारतकारी में, उसका ऑफ कोर्स ये इशू है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। देखिए, कतर की जो एंट्री हुई इस सारे प्रोसेस में वो इसी वजह से हुई कि पाकिस्तान इस सफारती जो अमल था उसका चेहरा था। यानी हम सारा जो मेन जो काम है या उसको जारी रखना, वो काम हम कर रहे थे। लेकिन जब जहां आके बाज जगहों पे नेचुरली इंटरनेशनल रिलेशन में भी उसी तरह जिस तरह आम जगहों पर है, जहां भी सरमाए की जरूरत थी, उनके पास $6 बिलियन पड़े हुए थे, उन्होंने जाकर उसकी अलग एक निगोजिएशन की आखिरी दिनों में जाके, जिसकी वजह से फिर आसानी हुई। तो वहां फिर हमें जो है वो हमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी वक्त के साथ साथ बिल्ड करना है। इकोनॉमी का जिक्र कर दिया सरदार साहब ने, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि दुनिया ने इस सारे प्रोसेस में, आज तो पिछले जो यानी मार्च से लेकर अब तक, पाकिस्तान को एक नई मुस्बत नजर से देखा है, जो कि हमने इस सदी में तो नहीं देखा था। तो ये जो मुस्बत है, इसके और भी बड़े मुसबरात हैं कि अगर हम इस पे अपनी सफारती एफर्ट को मजीद बढ़ाएं, तो हिंदुस्तान को इंडस वाटर्स ट्रीटी में
लाने के लिए दबाव दोबारा डालें और इसके ऊपर कोशिश करें। और जो ये खत्ते के भी मामलात हैं, कश्मीर गालिबन अभी फौरन इमीडिएट नहीं है, लेकिन वो भी मीडियम टर्म में उसकी भी एफर्ट होनी चाहिए कि भाई अगर हम पूरे खत्ते के अमन की बात कर रहे हैं तो ये जो चीज इस खत्ते के अमन को नुकसान पहुंचा रही है और मुस्तकिल एंडेंजर कर रही है, तो इंडस वाटर ट्रीटी भी और कश्मीर का इंडस वाटर ट्रीटी फौरन और कश्मीर का मामला मीडियम टर्म सही में पाकिस्तान को टेकअप करना सही। चाहिए। शफी जान साहब, आपसे आपसे भी इसके ऊपर राय हो जाए। बहुत सारा कुछ बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से भी हम अगर बात करें तो बॉर्डर मार्केट्स बन सकती हैं। आप ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन, वाइट ऑयल पाइपलाइन बना सकते हैं। गैस पाइपलाइन का एक एग्रीमेंट मौजूद है जो तनाज़ात का शिकार है, उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए ढेरों ढेर मौजूद है। रिकन्स्ट्रक्शन ईरान के अंदर होनी है, उसके अंदर बहुत काम हो सकता है। क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजाइज करें, एक लॉन्ग टर्म प्लान हो, उस विजन को लेकर आगे चलें। सीपैक को वुसअत दी जा सकती है क्योंकि चाइना ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उसी के प्रोजेक्ट, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंकेजेस डेवलप किए जा सकते हैं। शफी जान। सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है तो मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि अब इस अपॉर्चुनिटी से पाकिस्तान कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी विंडो है। सालसी का रोल प्ले किया गया, अच्छी बात है, पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। अब पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करता है ये देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक विंडो हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब इसका रिलीफ तो एक आम आदमी तक कैसे पास ऑन होगा, इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई उस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद एक आज भी ईरान के सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब ये जो मौका पाकिस्तान के हाथ आ चुका है तो इससे पाकिस्तान मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए हर एक एस्पेक्ट में। ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन की बात हुई या फिर ऑयल की पाइपलाइन की आपने बात की या फिर गैस पाइपलाइन की बात की, तो तमाम तर चीज़ों को सामने रख के गवर्नमेंट को इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो हम हासिल करें और रिलीफ जो है वो पास ऑन करें आम आदमी तक। खुरम साहब, जो ईरानियन क्रूड ऑयल है वो मैंने पढ़ा है, ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तो मेरी इस इशू पे नहीं है। वो कहते हैं हैवी ऑयल है और हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसके लिए वेल इक्विप्ड नहीं है कि उसको रिफ़ाइन कर सकें। उनका जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ स्मगल होकर पाकिस्तानी मार्केट में आती हैं और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो शायद कुछ आपको अगर अरेंजमेंट करना है ऑयल एंड गैस के शोबे में, गैस तो आ सकती है पाइपलाइन से अगर सैंक्शन हट जाए, तो ऑयल के लिए आपको कुछ नई सरमायाकारी करवानी पड़ेगी, या तो पाकिस्तान में तो या ईरान के अंदर। तब आप ईरानियन ऑयल के साथ और इस पेट्रोकेमिकल के शोबे में तावन को मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। आपका इसमें इजहार ख्याल, क्योंकि अगर ग्वादर के साथ लिंकेजेस बनाने हैं तो फिर ग्वादर एक रास्ता भी बन सकता है ईरानियन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए। पहले तो जो ईरानी तेल यहाँ स्मगल होके आता है वो यूजुअली जो ईरान अपने शहरियों को सब्सिडाइज करता है उसमें से वो निकलता है और यहाँ तक आता है। वो फॉर्मली रिफाइंड तेल नहीं होता। तो अगर जब ईरान से इस पे गुफ्तगू होगी तो हमें भी अगर क्रूड ऑयल उनसे लें, सारा जो फोकस है उस बात पे होना चाहिए कि एक तवीलुल मुद्दती मुआहिदा चाहिए नदीम साहब। अगर तवीलुल मुद्दती मुआहिदा होगा और हमें ये जो भी सरमायाकार हैं उनको अंदाजा होगा कि अब लॉन्ग टर्म ये तेल आ रहा है या पाइपलाइन के जरिए डिलीवर हो रहा है, तो उसके लिए रिफाइनरीज को मॉडिफाई किया जा सकता है, नई रिफाइनरी रख सकती हैं। लेकिन जो अवेलेबिलिटी है ईरानी तेल की फॉर्मली वो होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये हमें भी इस पे गौर करना है कि क्या ईरान जो है हमें लॉन्ग टर्म कंसेशंस देने के लिए तैयार होगा या नहीं। मैं इस वक्त कोई कहते ना कि मनफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इरानियंस जो है इस मामले में बहुत अच्छे निगोशिएटर हैं। तो इतना आसान नहीं है उनसे जो है कंसेशंस लेना। तो इसलिए भी मैंने इस पे फोकस किया कि जल्द अज जल्द, जब ये अभी नया सारा एग्रीमेंट्स हुआ है और उनको अब देखिए 60 दिन में 60 दिन का लाइसेंस बकायदा अमेरिका की तरफ से इशू किया गया है कि वो अपना तेल डॉलर्स में बेच सकते हैं। तो उनके पास अगले 60 दिन में कम से कम तो बहुत बड़ा इनफ्लो आएगा डॉलर्स का, जिसके जरिए वो फिर अपनी जो दूसरी मुश्किल के मामलात हैं, तो वो एक वहाँ यूफोरिया है, वहाँ एक खुशी का, उससे हमें भी जो है फायदा उठाना चाहिए। और जिसने भी हमारे उस मगरबी हमसाये से निगोशिएट किया बशमूल मेरे, वो बड़े आसान नहीं उनसे निगोशिएट करना, लेकिन
پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ ممکن اس لیے ہوئی کہ پاکستان نے پورے اخلاص سے، پوری شفافیت سے اور پوری رازداری سے سفارت کاری. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے رزلٹ ہے. اور آئی تھنک یہ چوتھی چیز ہے جس کی مثال فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران جانا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ پروسیس جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو وہاں ہم نے جا کر بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے جا کے یہ ضرور کنونس کیا ایران کو کہ آپ اس سے جو ہے وہ اس طرح پروسیس توڑنے دیں، یہ بھی آپ کے فائدے میں ہے. اور امریکہ کے ساتھ بھی، یعنی جے ڈی وینس نے بھی بیورگن اسٹاک میں ابھی جب پرسوں یہ ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو جو ہے میرے دو دوست ہیں، ایک انڈین ایک پاکستانی ہے، انڈین ان کی اہلیہ ہیں اور پاکستانی جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بہت زیادہ گفتگو کی ہے. تو لہٰذا وہ جو یہ سفارتکاری کا بہت بڑا آرٹ تھا کہ پاکستان نے بجائے کوئی کہتے ہیں نا ڈیزائرڈ آؤٹ کم کہ جی ہمیں یہ والا نتیجہ چاہیے، ان پہ ریلائی کیا کہ دونوں فریقین جو چاہتے ہیں اس کی صرف ہم شفافیت سے سہولت کاری کریں. اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، فارن منسٹر اسحاق ڈار کی طرف سے، پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے.